एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अजीब जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डेमंस ने ह्यूमंस को स्लेव बनाकर उनसे काम करवा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक स्लेव काफी ज्यादा थके होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसे नीचे गिरता हुआ देखकर जो दूसरा स्लेव है उसके पास आते ही उसे कहता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी वहां पर एक डेमन आकर जो दूसरा आदमी वहां पर आया होता है उसे चाबुक से मारते हुए उसे कहता है कि समय बर्बाद मत करो। और वो जो डेमन है वो ह्यूमन रेस का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारे जो रेस है वो काफी ज्यादा कमजोर है, हमेशा इस तरह के बकवासी एक्टिंग करते रहते हो, जल्दी से उठो और जल्दी से काम करो। उस डीमन की ये बात सुनने के बाद जो दूसरा स्लेव होता है उस डीमन से कहता है कि हमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कम से कम पानी तो दे दो तो हमारे पास काम करने की ताकत हो सकती है। इस बात को सुनने के बाद वो जो डीमन है वो मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहता है कि अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि तुम यूजफुल नहीं हो, तुम अब हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आओगे। इतना कहने के बाद वो जो डीमन है उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो जो स्लेव है चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं प्लीज हमें मत मारो। लेकिन तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से दरारें पड़ने लगती है और वहीं पर से स्पेस क्रैक क्रिएट हो जाता है और उसी स्पेस क्रैक के अंदर से हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। और नीचे गिरते वक्त जो हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है जिसके वजह से जो नीचे खड़ा हुआ डेमन है उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ चली जाती है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आकर उस डेमन से टकरा जाता है और उस डेमन को अपने साथ घसीटते हुए काफी ज्यादा दूर लेकर चला जाता है। लेकिन इस वजह से वो जो डेमन है वो वहीं पर ही मारा जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को उस डेमन को मारता हुआ देखकर जो दूसरा डेमन है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी से जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जो दुश्मन है उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, इसीलिए जल्दी से सतर्क हो जाओ। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होते हुए कहता है कि इतने लंबे समय तक गिरने के बाद आखिरकार मैं जमीन पर उतर ही गया, लेकिन उतरते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी चीज से टकरा गया हूँ। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उन स्लीव्स के ऊपर पड़ जाती है जिन्हें देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा यहाँ पर लोग तो है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन लोगों के पास जाते हुए उनसे कहता है कि आखिर ये जगह कौन सी और मैं किस जगह पर हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो स्लेव होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने डीमन सोल्जर को मारा है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं भागे और उनके हाथों लग गए तो तुम काफी ज्यादा भयानक मौत मरोगे। उस स्लेव की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि तब भी कई सारे डीमंस हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाते हैं। उन्हीं में से एक डीमन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई डीमन क्लैन के टेरिटरी के अंदर आने की। डीमन क्लैन का नाम सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर डीमन क्लैन अचानक से यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि इन लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग स्लेव है, इसका ये मतलब है कि सच में डीमन क्लैन की टेरिटरी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आया हूँ, क्या ये जो दुनिया है वो डीमन रेस से बिलोंग करती है। फिर हमें उस डीमन सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम इंसान के ही कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन सोल्जर को मारने की। इतना कहने के बाद अपने साथियों से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देने के लिए कह देता है। उस डीमन सोल्जर की बात सुनने के साथ ही जो बाकी के डीमन सोल्जर्स होते हैं वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी से भी नहीं डरता, उन डीमन सोल्जर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ उनके ऊपर हमला करते हुए उसकी तरफ बढ़ने वाले सारे के सारे डीमन सोल्जर्स को खत्म कर देता और काफी तेजी के साथ जो उन्हें ऑर्डर दे रहा होता है उस डीमन सोल्जर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पावर देखने के बाद वो जो डीमन क्लैन का सोल्जर होता है उसके काफी ज्यादा फट जाते और हमारे मेन कैरेक्टर से अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो कि तुम मुझसे जानना चाहते हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आओ देखता है ना ताव देखता है, सीधे उस डीमन सोल्जर के खोपड़ी के ऊपर हमला करते हुए उस डीमन सोल्जर के खोपड़ी उड़ा देता है। और जब हमारे जोंग को पता चलता है कि उसने उस डीमन सोल्जर को मारा है तो वो पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, मुझे उसे इस दुनिया की सारी जानकारी लेनी थी। लेकिन तभी हमारा जो जोंग है उसके नजर पीछे खड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर पड़ जाती है, जिन्हें देखने के बाद हमारा जोंग कहता है कि जाने तो इन सब लोगों से मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर ये जगह कौन सी है। और हमारे मेन कैरेक्टर को एक ही पंच के साथ उस डीमन सोल्जर को हराता हुआ देखकर जो वो स्लेव है काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर एक नॉनसेंस लेवल वाला कल्टिवेटर एक ही हमले के साथ एक डीमन सोल्जर को कैसे हरा सकता है।
लगता है कि ये कोई नॉनसेंस और लेवल वाला कल्टीवेटर नहीं बल्कि ये डायटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर होगा। इतना सोचने के बाद वहां पर जितने भी स्लेव्स होते हैं वह हमारे जुआंग के सामने झुकते हैं। वे हमारे जुआंग से कहते हैं कि हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को इस तरह से झुकता हुआ देखकर हमारा जो जुआंग है उन लोगों से कहता है कि झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझे तुमसे बस कुछ क्वेश्चंस पूछने जिसके के जवाब मैं तुमसे चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जुआंग उन लोगों से कहता है कि आखिर ये जगह कौन सी और तुम लोग डेमन रेस के स्लेव कैसे बने। हमारे जुआंग की ये बात सुनने के बाद जो वो स्लेव होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो एरिया है वो माइनिंग का एरिया 42 है और जब से मैंने सोचना शुरू किया है तब से ही मैं यहाँ पर स्लेव के तौर पर काम कर रहा हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद हमारा जो जुआंग है वो अपने मन में कहता है कि इसका ये मतलब है कि जब से ये बच्चा था तभी से यहाँ पर स्लेव के तौर पर काम कर रहा है। मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये जो दुनिया है वो डेमन रेस की दुनिया है और लगता है कि यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो काफी ज्यादा कम है। इतना सोचने के बाद जो जुआंग है उस स्लेव से कहता है कि अच्छा इसका ये मतलब है कि तुमने कभी भी इस एरिया से बाहर कदम नहीं रखा, इसका ये मतलब है कि तुम इस दुनिया के बारे में और ज्यादा नहीं जानते। ये सुनने के बाद जो स्लेव है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी पीछे से एक स्लेव चिल्लाते हुए हमारे जुआंग से कहता है कि कुछ दिनों पहले जब हम माइनिंग कर रहे थे तब हमें वहां पर एक स्टोन टैबलेट मिला और जब हमने उन स्टोन टैबलेट को देखा तब उसके ऊपर कुछ तो लिखा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर रिकॉर्ड छोड़े हैं। फिर जो दूसरा स्लेव है वह हमारे जुआंग से कहता है कि क्या आप स्टोन टैबलेट को देखना चाहते हैं? हम तो पढ़ नहीं सकते लेकिन आप जरूर पढ़ पाएंगे। ये सुनने के बाद हमारा जो जुआंग है उनसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे उस स्टोन टैबलेट तक लेकर चलो। फिर वहां से सीन चेंज होकर में उन स्लेव्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को स्टोन टैबलेट के पास लेकर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद उनमें से एक स्लेव हमारे मेन कैरेक्टर स्टोन टैबलेट की लोकेशन दिखाते हुए कहता है कि वो वहां पर है। ये सुनने के बाद जब जुआंग जाकर उस स्टोन टैबलेट को देखता है तो स्टोन टैबलेट किसी और चीज का नहीं बल्कि हमारे जुआंग के सेट का यूलिन इमोर्टल सेट का स्टोन टैबलेट होता है। जिसे देखने के बाद हमारे जुआंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर हमारे सेट के नाम का स्टोन टैबलेट यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर जो जुआंग है उस स्लेव से कहता है कि ये यूलिन इमोर्टल सेट का टैबलेट है। जिस चीज को सुनने के बाद जो स्लेव है वह हमारी जुआंग से कहते हैं कि यूलिन इमोर्टल सेट आखिर ये क्या चीज है। जिस चीज को सुनने के बाद हमारा जो जुआंग निराश होते हैं उन सारे लोगों से कहते हैं कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर तुम इमोर्टिलिटी की कल्टीवेशन कर सकते थे। जिस चीज को सुनने के बाद जो स्लेव चौंकते हैं वे हमारे जुआंग से कहता है कि डेमन सोल्जर जब आपस में बातें कर रहे थे तब मैंने उनके बात सुनने की तो जो साउथर्न माउंटेन है वहां पर एक सेक्ट है जिनके के ऊपर डेमन रेस ने कब्जा कर लिया है और वहां पर अभी भी एक ह्यूमन कल्टीवेटर है जो कि फंसा हुआ है। स्लेव की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो हमारा जुआंग है उन स्लेव से कहते हैं कि वहां पर कई सारे डेमंस होंगे जो कि उस जगह की पहरेदारी कर रहे होंगे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जिस चीज को सुनने के बाद उनमें से एक स्लेव कहता है कि वहां पर कुछ ही सोल्जर्स होंगे जो कि उस माउंटेन की पहरेदारी कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर एक डेमन जनरल है जो कि वहां पर के प्रिजन को गार्ड कर रहा है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर जितने तो होगी ही। क्या तुम उस कल्टीवेटर को बचाने के लिए वहां पर जाने के बारे में तो सोच नहीं रहे हो ना। उस स्लेव की बात सुनने के बाद हमारा जो जुआंग है वो अपने मन में कहता है कि बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज का कल्टीवेटर अभी के लिए जैसे मेरी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो जुआंग है उस स्लेव से कहता है कि मैं उस माउंटेन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा हूँ और तुम लोग जल्दी से जल्दी इस जगह को भी छोड़ दो। जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाया था वो पहले मर चुके हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेंगे, उनके आने से पहले इस जगह को छोड़ दो। जिस चीज को सुनने के बाद वहां पर जितने भी स्लेव्स होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हैं, उससे कहते हैं कि हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप अपना भी ख्याल रखना। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उसी माउंटेन की तरफ बढ़ रहा हो जिस माउंटेन के बारे में उस स्लेव्स ने बताया होता है। और जाते वक्त जो जुआंग है वो कहता है कि ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही जैसे कि मैं अपनी दुनिया में यूलिन इमोर्टल सेट की तरफ जाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि जो वो स्लेव जिस सेट के बारे में बातें कर रहे वो यूलिन इमोर्टल सेट ही हो। लेकिन तभी जो जुआंग है कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि हमारे जुआंग के सामने कई सारी यूलिन इमोर्टल सेट के जो डिसाइपल्स है उनके लाशें पड़ी होती है। फिर हमें हमारे जुआंग को दिखाया जाता है जो कि उन लाशों के करीब आते हुए कहता है कि इनके कपड़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सारे लोग यूलिन इमोर्टल सेट के इनर डिसाइपल्स होंगे।
लेकिन तभी हमारे जुआंग की नजर किसी और चीज के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो जुआंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि हमारे जुआंग के सामने जो सुप्रीम एल्डर है उसे मारकर वहां पर लटका दिया होता है। जिन्हें देखने के बाद हमारा जो जुआंग है वो काफी तेजी के साथ जाते हुए जो सुप्रीम एल्डर है उन्हें वहां पर से छुड़ा देता है। उन्हें छुड़ाने के बाद जो हमारा जुआंग है वो वहां पर काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है कि तभी वहां पर से गुजरने वाले कुछ डेमन सोल्जर्स की नजर हमारे जुआंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद जो डेमन सोल्जर्स है वहीं पर रुकते हुए हमारे जुआंग से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे परमिशन के बिना आने की। लेकिन तभी हमें हमारे जुआंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उन डेमन सोल्जर को घूरता है और काफी तेजी के साथ उन्हें मारते हुए आगे निकल जाता है। आगे बढ़ जाने के बाद जो जुआंग है वो अपने पैर को जोरदार तरीके से जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है और उसे गड्ढे में सुप्रीम एल्डर को डालते हुए उन्हें वहां पर बरी कर देता है। और जो सुप्रीम एल्डर है उनके वहां पर कब्र बनाकर हमारा जो जुआंग है आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें इसलिए उन्हें बताए उस डेमन गार्ड को दिखाया जाता है जो कि वहां पर उस प्रिजन के पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर हमारे जुआंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो चौंकते हुए कहता है कि आखिर वहां पर कौन है। लेकिन हमारा जो जुआंग है वो काफी तेजी के साथ आते हुए उस डेमन सोल्जर के ऊपर हमला कर उसके गर्दन को उसके स्पाइनल कोड यानी कि जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है उसी के साथ उसके बॉडी के अंदर से उखाड़ लेता है। सच में ये जो सीन है वो दिखने में काफी ज्यादा ब्रूटल है। उस डेमन सोल्जर को पूरी तरह से खत्म कर देने के बाद हमारा जो जुआंग है उसे प्रिजन के पास आता है, जिस प्रिजन के अंदर एक कल्टीवेटर को कैद करके रखा होता है। उस प्रिजन के पास पहुंचने के बाद हमारा जो जुआंग है एक जोरदार मुक्का उस प्रिजन के दरवाजे के ऊपर मार देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के एक मुक्के के साथ ये जो दरवाजा है पूरी तरह से टूट जाता है। तभी हमें उस प्रिजन के अंदर कैद उसी कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसको कि उस दरवाजा टूटने की आवाज आ जाती है। तभी हमें हमारे जुआंग को दिखाया जाता है जो कि उस प्रिजन के अंदर आने लगता है और प्रिजन के अंदर जो कैद कल्टीवेटर होता है वो कहता है कि आखिर वहां पर कौन है। इतने समय के बाद मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई तो मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। क्या आप उन्हीं रेबल्स में से एक इंसान हो? लेकिन हमारा जुआंग जब उस कल्टीवेटर को देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। और उस प्रिजन के अंदर जो कैद कल्टीवेटर होता है और कोई नहीं हमारे जो जुआंग है उसका सीनियर ब्रदर फेंग तियानशु होता है। उस आवाज को सुनने के बाद जो तांग है वो कहता है कि आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर जो तांग है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो जुआंग शीशान हो। फिर जो तांग है वो हमारे जुआंग से कहता है कि क्या तुम सच में जुआंग शियाशान हो। ये सुनने के बाद हमारा जो जुआंग है उससे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम्हारे आंखों को क्या हुआ, क्या तुम देख नहीं सकते। ये सुनने के बाद जो तांग है वो हमारे जुआंग से कहता है कि हाँ उन्होंने मुझे पॉइजन दिया था जिसके वजह से मैं अंधा हो गया, लेकिन मैं अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता, लेकिन मैं मेरे इनर विजन से काफी कुछ देख सकता हूँ। फिर जो तांग है वो हमारे जुआंग से कहता है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी तो क्या मैं तुम्हारे चेहरे को छू सकता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जो जुआंग है उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जुआंग की ये बात सुनने के बाद जो तांग है वह हमारे जुआंग के पूरे चेहरे को चेक कर लेता है और जब उसके चेहरे को चेक करता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो सच में तुम ही हो, तुम अभी भी वैसे ही दिखते हो जैसे कि मैंने आखिरी बार तुम्हें देखा था और तुम अभी तक जिंदा हो, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये सुनने के बाद जो जुआंग है तोंग से कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसका कहने का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद जो तोंग है वह हमारे जुआंग से कहता है कि सीक्रेट रिलम के अंदर जो स्पेस क्रैक था उसने तुम्हें अपने अंदर खींच लिया और सब लोगों ने ऐसा सोचा कि तुम मारे जा चुके हो और लगभग तुम 120 सालों से लापता हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो जुआंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि क्या 120 साल गुजर चुके हैं, क्या ये दुनिया 120 साल आगे है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। और जो तोंग है वो अपने मन में कहता है कि ये सब उस स्पेस क्रैक की वजह से हुआ होगा। फिर जो तोंग है वह हमारे जुआंग को सारी स्टोरी बताने लगता है, जहाँ पर जो तोंग है वह हमारे जुआंग से कहता है कि तुम्हारे गायब हो जाने के बाद जो डेमन्स है उन्होंने डिवाइन कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने लगभग सारे के सारे ह्यूमन कल्टीवेटर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उन्होंने मोटर रिलम को भी कॉन्कर कर लिया और अपनी खुद की रक्षा करने के लिए जो इमोर्टल रिलम था उसने ह्यूमन रिलम के साथ जो कनेक्शंस थे उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो जुआंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहते हैं कि इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है कि ह्यूमंस इतने आसानी से डेमंस के स्लेव कैसे बन गए। फिर जो जुआंग है तोंग से कहता है कि रिलम के बीच में जो बैरियर होता है वो अनब्रेकेबल होता है, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, तो फिर आखिर डेमंस ने ऐसा कैसे किया। ये सुनने के बाद जो तोंग है वह जुआंग से कहते हैं कि एंशियंट टाइम में जो डिसोलेट रिलम यानी कि वो सीक्रेट रिलम
डिवाइन कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट था। जो बात सुनने के बाद जो जोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। हालांकि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में जो वार हुई थी उसके अंदर ह्यूमन रेस ने जो डीमन रेस है उसे डिसोलिट रिलम के अंदर फेंक दिया, और एक काफी ज्यादा पावरफुल माइटी फिगर ने जो डिसोलिट रिलम है उसे डिवाइन कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से अलग कर दिया। बेसिकली जो डिसोलिट रिलम है वो डिवाइन कॉन्टिनेंट के और बाकी के जो रिलम्स है उनके बीच में जो गैप होता है उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। एक तरह से समझो कि जो डेजोलेट रिलम था वो हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा ही था, जिसे कि हमने पूरी तरह से अपने डिवाइन कॉन्टिनेंट से अलग कर दिया है, जिसके वजह से वो हमारे काफी ज्यादा करीब तो है लेकिन वो हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट से वापस से नहीं जुड़ सकता। लेकिन इन दोनों के बीच में जो बैरियर एग्जिस्ट करता था उसे तोड़ना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। टोंग की ये सारी बातें सुनने के बाद जो जोंग है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। टोंग से कहता है कि आखिर इन सब के पीछे कौन था, क्या ह्यूमन रेस के अंदर ऐसा कोई गद्दार था जिसने कि ये सब किया। ये सुनने के बाद जो टोंग है वह जोंग से कहता है कि इस डिजास्टर का जो सोर्स था उसे तुमने भी देखा है। ये वही डेमन है जिसका कि सामना हमने सीक्रेट रिलम के अंदर किया था, जिसने कि वापस से जिंदा होने के लिए कॉप्स का इस्तेमाल किया था। उस डेमन का नाम एटम है। जिस बात को सुनने के बाद जो जोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। टोंग से कहता है कि वो तो स्पेस क्रैक के अंदर गिर गया था, तो फिर आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है। अमेजोंग के इतना कहने के साथ ही अमेजोंग को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक मेनलैंड टैक्स दिया जाता है, तुम्हें जल्द से जल्द उस डेमन को मारना होगा, नहीं तो तुम्हें ये सिस्टम पूरी तरह से दुनिया से खत्म कर देगा। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा जो जोंग है चौंकते हुए सिस्टम से कहता है कि 1 मिनट जरा रुको, ये सब एक्सीडेंट है। लेकिन जो सिस्टम है वह हमारे जोंग के किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए सीधा उसके ऊपर थंडर से हमला कर देना शुरू कर दे। तो उसे कहता है कि सिर्फ एक बिजली का झटका और तुम इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाओगे। लेकिन हमें हमारे जोंग को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम के थंडर के हमले से बचते हुए सिस्टम से कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हें एक चीज एक्सप्लेन करनी है। तुमने जब मुझे फोर्सफुली उस समय टास्क दिया तो उस टास्क में तुमने टाइम लिमिट नहीं लगाई थी, जिसके वजह से अभी भी मेरे पास मौका है, मैं कभी भी उस डेमन को मार सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वो भी पूरा सदमे में चला जाता है। फिर जो सिस्टम है वो बहाने बनाते हुए हमारे जोंग से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सब सिस्टम का बग था। फिर सिस्टम वहां से जाते हुए हमारे जोंग से कहते हैं कि इस बार तुम काफी ज्यादा लकी थे कि तुम मेरे थंडर के हमले से नहीं वाइप आउट हुए। फिर हमें टोंग को दिखाया जाता है जिसे भी उस सिस्टम के बिजली के हमलों के आवाजें आ रही होती है। जिन आवाजों को सुनने के बाद जो टोंग है वो अपने मन में कहता है कि अभी अभी जो आवाजें थी वो किस तरह की थी। फिर जो टोंग है वह हमारे जोंग से कहता है कि जब एटम पैदा हुआ था वो डेमन किंग स्टेज पर था, यानी कि अगर हम ह्यूमन कल्टिवेटर से डेमन किंग स्टेज के कंपैरिजन करें तो वो महायाना स्टेज होता है, जिसके वजह से एक मामूली स्पेस क्रैक को उसे सरवाइव करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। टोंग की सारी बातें सुनने के बाद जो जोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और टोंग से कहता है कि क्या महायाना स्टेज, उस समय तो सीक्रेट रिलम के उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जिसके वजह से वो अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से हम उसे हराने में कामयाब हुए थे। अगर उस समय उसके ऊपर सीक्रेट रिलम के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे होते तो वह हमें एक ही हमले के साथ मार देता। अगर कोई कल्टिवेटर महायाना स्टेज पर भी हो तब भी वो सीक्रेट रिलम के बीच में जो बैरियर होता है उसे नहीं तोड़ सकता है, तो फिर आखिर एटम ने ऐसा कैसे किया। जोंग की ये बात सुनने के बाद जो टोंग है वह हमारे जोंग से कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसे दो डेमंस को उसकी तरफ आता हुआ सेंस कर लेता है और हमारे जोंग से कहता है कि दो डेमंस हमारी तरफ आ रहे और वो दोनों ही किंग लेवल पर है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, तुम एंडलेस सी में जाओ, वहां पर ही हमारा बेस है। लेकिन हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि डेमन किंग लेवल यानी कि महायाना स्टेज के लेवल, क्या मैं अभी भी उसे हरा सकता हूँ। फिर जो जोंग है सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मुझे बताओ कि आखिर मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट कितने हैं। ये सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर को उसका स्टेटस दिखाने लगती है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास 2000 से भी ज्यादा फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, और अगर हमारे मेन कैरेक्टर के पास हाई ग्रेड के क्रिस्टल सोर्सेस या फिर 18 लेवल के डेमन कोर होंगे तो हमारा जो मेन कैरेक्टर हो काफी आसानी से मसल कल्टीवेशन के नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच सकता है। और अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को इतना ज्यादा देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। सिस्टम से कहता है कि आखिर मेरे अचानक से इतने ज्यादा फिजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे बढ़ गए। जोंग की बात सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमें जोंग से कहता है कि स्पेस क्रैक के अंदर रहने की वजह से तुम्हारा जो फिजिकल एट्रीब्यूट है काफी तेजी के साथ बढ़ गए हैं। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो जोंग है वो अपने मन में कहता है कि स्पेस क्रैक के अंदर जाते वक्त मेरे बॉडी के अंदर जो रिपिंग सेंसेशन मुझे फील हुई थी वो हॉलीडा फायर का इस्तेमाल करने से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। और होस्ट ने जो टाइम रिवर के अंदर एक्सपीरियंस पाया था उसकी वजह से भी जो होस्ट के जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स है वो बड़े हैं।
और जो कि होस्ट ने मसल कल्टीवेशन सिस्टम को अवेकन किया है, जिसके वजह से जो होस्ट के मसल्स यानी कि जो फिजिकल एट्रीब्यूट है वो टाइम के साथ और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो जोंग है वो अपने मन में कहते हैं कि इसी के वजह से मैं टाइम रिवर के अंदर मुड़ जाकर नहीं मारा गया, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट को यानी कि मेरे मसल को हर समय इनहेंस करता रहता है, जिसके वजह से मैं वहां पर जिंदा था। और जो सिस्टम है वो आगे कहता है कि इसी के साथ में जो होस्ट है उन्होंने 100 साल फ्यूचर में ट्रेवल किया है, जिसके वजह से 100 सालों की जो फिजिकल एट्रीब्यूट है वो भी टाइम के साथ हमारे होस्ट को मिले है। और अभी की जो होस्ट की करंट मसल स्टेज है उसके हिसाब से जो 2000 फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो होस्ट की लिमिट है। अगर होस्ट मसल कल्टीवेशन का अगली स्टेज को अनलॉक कर लेंगे तो जो होस्ट के फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो काफी तेजी के साथ बढ़ेंगे। फिर जो हमारा जोंग है वो कहता है कि उस समय 300 फिजिकल एट्रीब्यूट के साथ में बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टीवेटर के साथ काफी आसानी से लड़ सकता था, लेकिन अभी के लिए मेरे पास 2000 फिजिकल एट्रीब्यूट्स है। इसका ये मतलब है कि मैं महायाना स्टेज के कल्टीवेटर से काफी ज्यादा आसानी से लड़ सकता हूँ। इतना सोचने के बाद जो आएंगे तोंग से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इन लोगों को मैं काफी आसानी से खत्म कर सकता हूँ। जोंग की ये बात सुनने के बाद जो तोंग है वह जोंग से कहता है कि तुम्हें उनके साथ लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चले जाओ। तोंग की ये बात सुनने के बाद हमारा जोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है। तोंग से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। ये सुनने के बाद जो तोंग है वह जोंग से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं उनके लिए अभी भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, जिसके वजह से वो मेरी जान नहीं लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जोंग शिशन, तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो और तुम्हारे वापस आ जाने के वजह से हमारी ह्यूमैनिटी के पास एक ट्रम्प कार्ड आ चुका है, जिसके के बनक हम उन डेमंस को कभी भी नहीं लगने दे सकते। अभी के लिए तुम जल्दी से जल्दी एंडलेस सी के अंदर हमारे बेस को ढूंढो और वहीं पर ही जाओ। और तुमने अभी यहाँ पर जो कुछ भी किया उसे एक ह्यूमन रेबेलियन ने किया हुआ हमला समझा जाएगा। तोंग की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो जोंग है वहां से जाने लगता है और जाते हुए तोंग से कहता है कि तुम कह रहे हो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद हमारा जो जोंग है वो काफी तेजी के साथ एंडलेस सी की तरफ निकल जाता है। हमारे जोंग के जाने के साथ ही वहां पर कुछ डेमंस आकर तोंग को काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लगते और काफी ज्यादा पीटने के बावजूद भी जो तोंग है वह हमारे जोंग के बारे में उन डेमंस को कुछ भी नहीं बताता, जिससे इतना ज्यादा स्टर्बन बनता हुआ देखो जो डेमन है वो कहता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही स्टर्बन है, वो अभी भी हमें यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। फिर जो डेमन है वह हमारे तोंग से कहता है कि अभी यहाँ पर जो हमला किया था क्या वो ह्यूमन रेबलेस ने किया था, तो फिर आखिर तुम मुझे बताओ कि आखिर उनका बेस कहाँ पर है। लेकिन अभी भी जो तोंग है उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। तोंग को कोई भी जवाब ना देता हुआ देखो जो दूसरा डेमन है वो कहता है कि इसे भूल जाओ, इसे और भी ज्यादा तकलीफ देने से हमें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अब जो कि हम इसके पास से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते, तो फिर इसे जिंदा रखने का कोई भी फायदा नहीं है। बस उसे मार डालो और सोल डिवॉल्विंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हो सोल को एक्सट्रैक्ट कर दो, ताकि हम उस सोल से काफी कुछ जानकारी हासिल कर पाए। सोल डिवॉल्विंग टेक्निक का नाम सुनने के बाद हमारा जो तोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी हमें उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि हमारे तोंग को काफी तेजी के साथ और काफी ज्यादा जोरदार तरीके से जमीन पर पटक देता है। तोंग को नीचे पटक देने के बाद वो जो डेमन है वो तोंग से कहता है कि मैं एक पिग डेमन किंग स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, मैं काफी आसानी से अपनी सोल डिवॉल्विंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो जो डेमन है वह हमारे तोंग के सर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए तोंग से कहता है कि अभी भी बताओ, तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है। ये सुनने के बाद हमारा जो तोंग है मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगा पाओगे। ये सुनने के बाद वो जो डेमन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी सोल डिवॉल्विंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे तोंग के बॉडी के अंदर से उसकी सोल को बाहर निकाल लेता है। हमारे तोंग के बॉडी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकालने के बाद वो जो डेमन है उस सोल को खा लेता है और हमें तोंग की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन अभी भी जो तोंग की बॉडी है उसके अंदर थोड़ी सी जान बची होती है, जो कि मरते वक्त कहती है कि उस समय सब कुछ इतना ज्यादा धुंधला था, लेकिन जब तुम मुझे फिर से दिखाई दे तब मुझे आखिरकार फ्यूचर की एक झलक मिली कि आखिर फ्यूचर कैसा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। और ये सारी बातें तोंग मरने से पहले कह रहा होता और इसी के साथ में जो तोंग है वो वहीं पर ही मारा जाता है। फिर हमें उस
फिर हमें दूसरे वाले डेमन को दिखाया जाता है जो कि पहले वाले डेमन से कहता है कि सोल खाने के बाद क्या तुम्हें किसी तरह की इंफॉर्मेशन मिली। जिस बात को सुनने के बाद जो पहला वाला डेमन है वो दूसरे वाले डेमन से कहता है कि जैसा कि फेट मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, उसने उसने मरने से पहले अपनी सारी मेमोरीज को मिटा दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से मेमोरी नहीं मिटा पाया था। जिन लोगों ने यहाँ पर हमला किया था वो लोग एंडलेस सी की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा वाला डेमन है वो पहले वाले डेमन से कहता है कि इसका ये मतलब है कि हमें जल्द से जल्द जाकर उसे पकड़ना होगा। इतना कहने के साथ ही वो डेमंस भी काफी तेजी के साथ हमें जोंग का पीछा करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ एंडलेस सी की तरफ बढ़ रहा होता है। और जाते वक्त जो जोंग है वो कहता है कि साउथर्न रीजन के खत्म होने के साथ ही जो एंडलेस सी है वो शुरू हो जाता है, लेकिन एंडलेस सी की तरफ जाने के लिए मुझे सबसे पहले जो 10,000 बिस्ट माउंटेन रेंज है उसे क्रॉस करना होगा। जोंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी जो उसका पीछा करने वाले जो डेमंस थे वह हमारे जोंग के सामने आकर खड़े हो जाते। उन डेमंस को वहां पर देखने के बाद हमारा जो जोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर ये डेमंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो मेरा ऑरा भी नहीं डिटेक्ट कर सकते थे क्या, उन्हें तोंग के पास से किसी तरह की इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन हमारे अकेले जोंग को वहां पर देखने के बाद जो पहला वाला डेमन है वो कहता है कि बस यहाँ पर एक ही है। ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला डेमन है वो पहले वाले डेमन से कहता है कि अपने गार्ड को डाउन मत करो, उसने डेमन जनरल को अकेले ही हरा दिया था। उस पहले वाले डेमन की बात सुनने के बाद जो दूसरा वाला डेमन है वो अपने पास से किसी तरह की ट्रेजर के बोतल बाहर निकाल लेता और कहता है कि जल्दी से इसे हमें इसके अंदर खींचना होगा। इतना कहने के साथ ही जो डेमन है उस बोतल का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो जोंग है उसे काफी तेजी के साथ उस बोतल के अंदर खींचने लगता है। और जोंग को भी ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि जो डेमन जिस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहा है वो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है। इसीलिए जो जोंग है वो काफी ज्यादा रेजिस्ट करने लगता है ताकि उस बोतल के अंदर ना जा पाए। और हमारे जोंग को इस तरह से रेजिस्ट करता हुआ देखकर जो दूसरा वाला डेमन है वह हमारे जोंग से कहता है कि और हमारे जोंग को इतना ज्यादा रेजिस्ट करता हुआ देखकर और इतनी आसानी से उस बोतल के अंदर ना आता हुआ देखकर जो दूसरा वाला डेमन है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी हमें उस पहले वाले डेमन को दिखाया जाता है जो कि हमें जोंग के सामने से आकर हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो जोंग है और उस बोतल के पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाता, जिसके वजह से हमारा जो जोंग है उस बोतल के अंदर खींचा चला जाता है। और जैसे हमारा जोंग उस बोतल के अंदर चला जाता है वैसे जो दूसरा वाला डेमन उस बोतल के ऊपर ढक्कन लगा देता है ताकि हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बोतल से बाहर न निकल पाए। फिर जो दूसरा वाला डेमन है वह हमारे जोंग से कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर हम तुमसे जो कुछ भी पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना। और हमें बोतल के अंदर हमारे जोंग को दिखाया जाता है जो कि बोतल के अंदर काफी तेजी के साथ गोल गोल घूम रहा होता और घूमते वक्त कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे उस बोतल के अंदर कैद करके रख सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें बाहर खड़े उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि हमारे जोंग से कहता है कि मैंने पूछे हुए सवालों का सही सही जवाब देना, नहीं तो तुम कुछ ही मिनट के अंदर खून में बदल जाओगे। और हमें उस बोतल के अंदर हमारे जोंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी तेजी के साथ दौड़ रहा होता और दौड़ते हुए कहता है कि नीचे गिरे हुए पानी में गिरना यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। इतना कहने के बाद जो जोंग है और भी तेजी के साथ उस बोतल के अंदर घूमने लगता है। हमारा जोंग अंदर से इतना ज्यादा तेजी के साथ घूमता है कि जो बोतल है वो भी काफी ज्यादा शेक करने लगती है। इसे शेक करता हुआ देखकर जो डेमन है वो कहता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इस ट्रेजर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इतना ज्यादा क्यों हिल रही है। उस डेमन के इतना कहने के साथ ही उस बोतल के ऊपर क्रैक आने लगते और देखते ही देखते हमारा जो जोंग उस बोतल को तोड़ते हुए बाहर निकल कर उस डेमन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। हमारे जोंग का मुक्का खाने के बाद वो जो डेमन है वो घसीटते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो लड़का बच गया, उसने हमारे ट्रेजर को काफी आसानी से तोड़ दिया है। हमने जितना इसके कल्टीवेशन के बारे में सोचा था उसकी कल्टीवेशन उससे भी ज्यादा है। तभी उसके पास वो दूसरा वाला डेमन आते हुए कहता है कि कोई भी अगर एक पंच के साथ डेमन किंग लेवल वाले डेमन को नॉकआउट कर सकता है तो हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। रुको मैं अभी जाकर वो कितना ज्यादा पावरफुल है ये चेक करता हूँ। इतना कहने के बाद जो डेमन है वो काफी तेजी के साथ हमारे जोंग के पास आते हुए उसके चेहरे को पकड़ लेता और हंसते हुए अपनी सोल डिवोरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने के बारे में सोचने लगता है कि लेकिन तभी उसका हंसता हुआ जो चेहरा वो रोने लगता है क्योंकि हमारा जो जोंग है उसके हाथों के ऊपर काफी ज्यादा जोरदार तरीके से काटता है। लेकिन तभी जो डेमन है वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए काफी तेजी के साथ पीछे आ जाता है। हमारे जोंग को इस तरह से अपने हाथ को काटता हुआ देखकर जो डेमन है वह हमारे जोंग से कहता है कि तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो, तुम इस तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे हराने
छुपाने की कोशिश करना चाहते हो, लेकिन तभी डेमन की नजर सामने की ओर पड़ती है जहाँ पर हमारा जुआंग नहीं होता, जिसे देखने के बाद वो डेमन काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये लड़का कहाँ पर चला गया। और डेमन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हमारा जो जुआंग है वो काफी तेजी के साथ उसके पीछे से आकर उसके गर्दन के ऊपर हमला कर देता है और हमारे जुआंग के हमले की वजह से वो जो डेमन है वो घसीटते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए हमारे जुआंग से कहता है कि तुम छोटे बच्चे कहे कि अब तुम नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद वो जो डेमन है वो काफी तेजी के साथ हमारे जुआंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। और हमारे जुआंग के करीब पहुंचने के बाद वो जो डेमन है वो लगातार हमारे जुआंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा जुआंग भी कहा किसी से कम था। वो हर बार उस डेमन के हमले को रोकता जा रहा होता है, लेकिन उन दोनों के बैटल के इम्पैक्ट की वजह से जो आसपास की जमीन और जो आसपास के पहाड़ होते हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं। और हमारे जुआंग के पावर दिखने के बाद जो पहले वाला डेमन है वो कहता है कि आखिर हमारे साउथर्न टेरिटरी के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कब आया। वो लड़का पिग डेमन किंग को कड़ी टक्कर दे रहा है। लगता है कि अब मुझे भी इस बैटल में उतरना पड़ेगा। फिर हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो जुआंग है उस दूसरे वाले डेमन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी हमारा जो जुआंग है उसके ऊपर हमला करने जा रहा ही होता है कि तभी जो पहले वाला डेमन है अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो मेन कैरेक्टर उसके हाथों के आजू बाजू एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए हमारा जो जुआंग है उसके दोनों हाथों को जकड़ लेता है। और जैसे हमारे जुआंग के दोनों हाथ जकड़े जाते हैं वैसे ही जो दूसरा वाला डेमन है उसे हमारे जुआंग के ऊपर हमला करने का एक मौका मिलता है और उस मौके का फायदा उठाते हुए जो दूसरा वाला डेमन है वो हमारे जुआंग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से हमारे जुआंग के मुंह से खून बाहर निकलने लगता है और हमारा जो जुआंग है वो खिसकते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है। लेकिन हमारा जो जुआंग है वो काफी ज्यादा पावर लगाते हुए जो पहले वाले डेमन ने उसके हाथों के ऊपर जो फॉर्मेशन सेटअप किया होता है उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने हाथों को आजाद कर लेता है। और जैसे हमारा जुआंग अपने दोनों हाथों को आजाद कर लेता है वैसे वो जो डेमन है वो एक और वेपन को बाहर निकालते हैं। उस वेपन से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वेपन को अपने सर के ऊपर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, इसीलिए वो काफी तेजी के साथ उस वेपन से दूर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो जो डेमन है वो अपने वेपन को एक्टिवेट करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं ताकि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। और उस ट्रेजर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस प्रेशर की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी हिल नहीं पाता, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं फंस चुका हूँ। फिर हमें उन डेमंस को दिखाया जाता है जहाँ पर जो दूसरा वाला डेमन है वो पहले वाले डेमन से कहता है कि क्या तुम उसे डायरेक्टली मारने के बारे में सोच रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला डेमन है वो दूसरे वाले डेमन से कहता है कि अगर हमने इसे ऐसे ही मार डाला और सोल डिवॉर्विंग टेक्निक का इस्तेमाल इसके ऊपर किया तो हमें सेम वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे कि पहले मिले थे। इतना कहने के बाद वो जो डेमन है उस ट्रेजर को काफी तेजी के साथ नीचे गिरा देता है। उस ट्रेजर इतना तेजी के साथ नीचे गिरता है कि वो जो ट्रेजर है वो आसपास की जमीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा जो जुआंग उस ट्रेजर के नीचे दबकर मारा जा चुका है। लेकिन हमें उस ट्रेजर के नीचे जुआंग को दिखाया जाता है जिससे कि अभी तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता और हमारा जो जुआंग है अपने पूरी पावर लगाते हुए उस ट्रेजर को अपने दोनों हाथों से उठा रहा होता है। लेकिन तभी जो ट्रेजर का प्रेशर है और भी ज्यादा हमारे जोंग के ऊपर पड़ने लगता है, जिस वजह से हमारा जो जोंग है वो काफी तेजी के साथ जमीन के अंदर धंसने लगता है और जो कि वो ट्रेजर काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से जैसे जैसे वो ट्रेजर नीचे आता जा रहा होता है वैसे वैसे वो अपने आसपास की जो जगह है उसे डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है, जिस वजह से आसपास के जंगल में जितने भी जानवर होते हैं उस ट्रेजर से डरकर काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हमें उस जंगल में एक जाने पहचाने आदमी को दिखाया जाता है और कोई नहीं हमारा ब्लैक फ्यूनिक्स होता है, जो कि कहता है कि आखिर वहां पर कौन है, आखिर कौन मेरे 10,000 डेमन माउंटेन रेंज के अंदर कियोस पैदा कर रहा है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस ट्रेजर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो ट्रेजर आकर सीधे जमीन से टकरा जाता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि उस ट्रेजर ने हमारे जोंग को नीचे दबा दिया है। लेकिन तभी जो जोंग है वो नीचे से उस ट्रेजर को उठाने लगता है और हमारे जोंग को उस ट्रेजर को उठाता हुआ देखकर जो पहला वाला डेमन है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि मैंने इस ट्रेजर को शॉर्ट डॉसेट का जो एल्डर है उसके पास से लिया था, लेकिन ये जो पर्सन है वो सिर्फ अपने ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेजर को उठा रहा है। लेकिन तभी जो दूसरा वाला डेमन है वो काफी तेजी के साथ हमारे जोंग की तरफ बढ़ते हुए उस पहले वाले डेमन से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहने के बाद वो जो डेमन है वो अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वो जो डेमन है उसकी जो साइज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अपने साइज को बढ़ाने के बाद वो जो डेमन है वो सीधा जाकर उस ट्रेजर के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से ट्रेजर का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
जाता है, जिस वजह से वो जो ट्रेजर फिर से हमारे जोंग को नीचे धरती में गाड़ देता है। लेकिन तभी वहां पर हमारा जो ब्लैक फिनिक्स है वो पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने ब्लैक फायर का इस्तेमाल करते हुए उस डेमन के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 10,000 डेमन माउंटेन रेंज के अंदर क्योस पैदा करने की। लेकिन तभी हमारे ब्लैक फिनिक्स ने किया हुआ हमला सीधा कुछ डेमन से टकरा जाता है, जिसके वजह से उसने जो बॉडी ट्रांसफॉर्म की होती है वो बॉडी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होकर वो अपने रियल फॉर्म में आकर सीधा पहले वाले डेमन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई डेमन रेस के एक्शन के बीच में इस तरह से इंटरफेयर करने की। इस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला डेमन है दूसरे वाले डेमन से कहता है कि मैंने ऐसा सुना था कि इस 10,000 डेमन माउंटेन रेंज के अंदर एक महायाना स्टेज का डेमन रहता है। अगर तुम्हें कोई अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट में रोक सकता है तो ये वही होगा। उस डेमन के इतना कहने के साथ ही आसमान में कई सारे ब्लैक बर्ड्स दिखने लगते हो। ब्लैक बर्ड्स और कोई नहीं हमारा ब्लैक फिनिक्स होता है, जो कि उन ब्लैक बर्ड्स को एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट करते हुए अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और जो पहले वाला डेमन है वह हमारे ब्लैक फिनिक्स के ऑरा को सेंस करते हुए कहते हैं कि सच में ये वही है। फिर जो हमारा ब्लैक फिनिक्स है उन दोनों डेमन्स की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम डेमन रेस से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम आखिर मेरे टेरिटरी के अंदर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हमें उस ट्रेजर को दिखाया जाता है जिसके के ऊपर दरारें पड़ रही हो। तो उन दरारों का कारण और कोई नहीं हमारा जोंग होता है, जो कि लगातार उस ट्रेजर के ऊपर हमला करते उस ट्रेजर को दो हिस्सों में तोड़ देता है। जिसे देखने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स और जो दोनों डेमन्स है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जो पहले वाला डेमन है वो कहता है कि एक टॉप टायर हेवन ग्रेड का आर्टिफैक्ट था जो कि डिवाइन ग्रेड के आर्टिफैक्ट से थोड़ा ही कमजोर होता है, उसे उसने तोड़ दिया। और हमें हमारे जोंग को दिखाया जाता है जो कि उस ट्रेजर को तोड़ने के बाद एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि उसने लगभग मुझे नीचे दबा ही दिया था। और हमारे जोंग को वहां पर देखने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहते हैं कि तो तुम हो जोंग शिशान। इस आवाज को सुनने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहां पर हमारा ब्लैक फिनिक्स दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद कहता है कि ये तो तुम हो ब्लैक चिकन। फिर हमें ब्लैक फिनिक्स को दिखाई जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते है। उसे कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन रुको अभी तक तुम्हारा जो एज है वो क्यों नहीं बढ़ी है, तुम इतने ज्यादा यंग कैसे हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो जोंग है उस ब्लैक फिनिक्स से कहता है कि ये काफी ज्यादा बड़ी स्टोरी है। और ब्लैक फिनिक्स को जोंग से बात करता हुआ देखकर जो पहले वाला डेमन है वो ब्लैक फिनिक्स से कहता है कि क्या तुम डेमन नहीं हो तो फिर आखिर तुम एक ह्यूमन की मदद क्यों कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है पहले वाले डेमन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये जो पर्सन है वो काफी ज्यादा खास है, इसीलिए तुम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला डेमन है वो हमारे ब्लैक फिनिक्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम भी उसके साथ मरो। इतना कहने के बाद जो डेमन है वह हमारे ब्लैक फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा जो ब्लैक फिनिक्स है वो अपने ब्लैक फायर का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को काफी आसानी से रोक लेता है। ब्लैक फिनिक्स से इतने ज्यादा पावर देखने के बाद हमारा जो जॉन है ब्लैक फिनिक्स से कहता है कि लिटिल चिकन आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। जिस बात को सुनने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है मुस्कुराते हुए हमारे जॉन से कहता है कि मेरी फिजिकल बॉडी मुझे देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने पुरानी स्ट्रेंथ को कब का ही रिकवर कर लिया था, उसके अलावा मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। अब मैं लेट महायाना स्टेज पर हूँ। लेकिन तभी हमारा जो ब्लैक फिनिक्स है उसे किसी का ऑरा सेंस होने लगता है, जिस ऑरा को सेंस करने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जो पहले वाला डेमन है वो ब्लैक फिनिक्स से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने भी उसे नोटिस कर लिया है। हम जब वहां से निकल रहे थे तब हमने इस वेस्टलैंड के ऊपर जो रूल करता है डेमन एम्परर उसको मैसेज भेज दिया था, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा और एक बार जब वो यहाँ पर आ जाएगा वैसे ही तुम लोग मारे जाओगे। जिस बात को सुनने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी ज्यादा डर जाता और कहता है कि डेमन एम्परर वो तो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज पर है। इतना सोचने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वो हमारे जोंग से कहता है कि अब जो कि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम्हें सबसे पहले जो एंडलेस सी के ऊपर बेस बना हुआ है वहां पर जाना चाहिए। इतना कहने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वह हमारे जोंग के सर के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसे उस लोकेशन के बारे में बता देता है जहाँ पर उनका बेस बना हुआ है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो जोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और ब्लैक फिनिक्स से कहता है कि क्या ये बेस के कोऑर्डिनेट्स है। जोंग की ये बात सुनने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वह हमारे जोंग से कहता है कि ये बेस की एग्जैक्ट लोकेशन है, तुम सबसे पहले यहाँ पर से जाओ, तब तक मैं इन्हें रोक कर यहाँ पर रखता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो जोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। चौंकते हुए हमारे ब्लैक फिनिक्स से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा तो तुम यहाँ पर से कैसे भागोगे। जिस बात को सुनने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वह हमारे जोंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एंशिएंट ब्लैक फिनिक्स हूँ। एंशिएंट टाइम में जो इंपीरियल फॉरेस्ट का एल्डर था वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था और इसके अलावा मैं इस जगह से काफी ज्यादा फैमिली और जिसके वजह से यहाँ से भागने के
मुझे कई सारे रास्ते पता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो जोंग है वो ब्लैक फिनिक्स की बात को मान जाता है और वहां से जाने लगता है। जाते हुए ब्लैक फिनिक्स से कहते हैं कि बस तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन तभी जो ब्लैक फिनिक्स है वह हमारे जोंग को रोकते उसे कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मेरे पास ऐसी चीज है जो कि तुम्हें देना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वह हमारे जोंग के कपड़ों को पूरी तरह से बदल देता है, जिसे देखने के बाद जो जोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर जो ब्लैक फिनिक्स है वह हमारे जोंग से कहता है कि जो कि तुम मेरे मास्टर हो, जिसके वजह से तुम इतने ज्यादा खराब कपड़े नहीं पहन सकते। इतना कहने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए हमें जोंग से कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, जब मैं वापस आऊंगा तब हम दोनों मिलकर काफी अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे। लेकिन तभी जो डेमन है वो काफी तेजी के साथ उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए उनसे कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो ब्लैक फिनिक्स है वो अपने मन में कहता है कि जो डेमन एम्पर है वो जल्दी यहाँ पर आएगा, इसलिए मुझे इन्हें तब तक रोकना होगा जब तक कि जो जोंग है वो यहाँ से चला ना जाए। इतना कहने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वो अपनी ओरिजिनल ब्लैक फिनिक्स के फॉर्म में आ जाता है। हमारे ब्लैक फिनिक्स को अपना असली रूप दिखाता हुआ देखकर जो पहला वाला डेमन है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि जो डेमन सेंट है उसने अपने ट्रू फॉर्म को यहाँ पर रिवील किया है। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा वाला डेमन है वो पहले जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को काफी ज्यादा बड़ा बना लेता और अपनी बॉडी को काफी ज्यादा बड़ा बनाने के बाद वो जो दूसरा वाला डेमन है वो सीधा हमारे ब्लैक फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी आसानी से उसके हमले से बचते हुए अपने ब्लैक फायर का इस्तेमाल करते हुए उस दूसरे वाले डेमन के ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें उस पहले वाले डेमन को दिखाया जाता है जो कि हमारे ब्लैक फिनिक्स से फायर से बचते हुए अपने 5 एलिमेंट सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से हमारा जो ब्लैक फिनिक्स है उसके सर के ऊपर एक पोर्टल खुल के आता है, जिस पोर्टल में से काफी ज्यादा बड़े बड़े नुकीले से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। उन पत्थरों के चपेटे में हमारा जो ब्लैक फिनिक्स है वो भी आ जाता है, जिसके वजह से जो ब्लैक फिनिक्स है वो सीधा आकर जमीन से टकरा जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो दूसरा डेमन है वो अपने ओरा से एक शॉट बनाते हैं, उस शॉट से हमारे ब्लैक फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो ब्लैक फिनिक्स है वो अपनी बॉडी में से अपनी जो सोल है उसे बाहर निकाल लेता है। बॉडी में से सोल बाहर निकालने के बाद जो हमारा ब्लैक फिनिक्स है वो सबसे पहले अपने ऊपर जो नुकीले नुकीले पत्थर होते हैं उन सारे नुकीले पत्थरों को दूर हटा देता है। और उन पत्थरों को हटाने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है दूसरे डेमन को भी पीछे झटका देता है और जब वो डेमन पीछे हट जाता है तब जो ब्लैक फिनिक्स है वो फिर से अपने सोल को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है। सोल को बॉडी के अंदर फिर से डाल देने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी तेजी के साथ ऊपर उड़ते हुए ऊपर जाकर फिर से अपने ब्लैक फायर का इस्तेमाल करते हुए उन डेमन्स के ऊपर हमला कर देते और इस बार का जो हमला होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे जोंग को दिखाए जाते हैं जो कि काफी तेजी के साथ उस एंडलेस सी की तरफ बढ़ रहा होता है। काफी ज्यादा दौड़ने के बाद हमारा जो जोंग है वो आखिरकार 10,000 डेमन माउंटेन रेंज को क्रॉस करते हुए जो एंडलेस सी उसके करीब पहुंच जाता है। उस एंडलेस सी के करीब पहुंचने के बाद हमारा जो जोंग है वहीं पर नहीं रुकता, काफी तेजी के साथ उस पानी के ऊपर से ही दौड़ते हुए जो हमारी ह्यूमन कल्टीवेटर का जो बेस है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा ब्लैक फिनिक्स है वो अभी भी उन डेमन के साथ लड़ रहा होता है। लेकिन तभी हमारे ब्लैक फिनिक्स के अंदर से जो छोटे छोटे ब्लैक बर्ड्स होते हैं वो निकल कर उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो जंगल के अंदर चले जाते हैं वैसे ही वो जो ब्लैक बर्ड्स है फिर से हमारे ब्लैक फिनिक्स का रूप ले लेते हैं, यानी कि जो वहां पर लड़ाई कर रहा है वो हमारा ब्लैक फिनिक्स नहीं बल्कि उसका एक क्लोन है जो कि उन डेमन्स के साथ लड़ रहा है। और अपने क्लोन को उन डेमन्स के साथ लड़ने के लिए छोड़ देने के बाद हमारा जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी तेजी के साथ उस जंगल से आगे गुजरने लगता है। और जाते वक्त जो ब्लैक फिनिक्स है वो कहता है कि ये जो जंगल है यहाँ पर जो लोकल डेमन्स राज करते थे उन लोगों को मैंने हरा कर ये जो जंगल है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। मैं ऊपर से ये दिखाता हूँ कि जो ह्यूमंस और जो डेमन है उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ह्यूमंस को बचाने के लिए उनके लिए एक बफर जोन स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज को ऐसा समझा जा सकता है कि उस समय उन्होंने जो मेरे लिए काइंडनेस दिखाई थी उसी काइंडनेस को मैं अभी रिपे कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा ब्लैक फिनिक्स है वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा ब्लैक फिनिक्स है वो घूम फिर कर उसी जगह पर आता है जिस जगह पर वो पहले से गुजर चुका होता है। जिस चीज को देखने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वहीं पर रुकते हुए कहता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या किसी तरह का डेजा वू है, मैं इस जगह पर से पहले ही गुजर चुका हूँ।
इतना कहने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स और भी ज्यादा तेजी के साथ वहां पर से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा जो ब्लैक फिनिक्स चाहे कितने भी कोशिश कर ले लेकिन वो जगह से बाहर नहीं निकल पाता। वो घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आता है, जिस चीज को देखने के बाद जो ब्लैक फिनिक्स और भी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि मैं एक लूप के अंदर फंस चुका हूँ, या फिर किसी तरह के इल्यूजन है, या फिर किसी ने यहाँ पर फॉर्मेशन सेटअप किया था जिस फॉर्मेशन में फंस गया हूँ। ब्लैक फिनिक्स ये सब कह रहा होता है कि तभी देखते ही देखते वो जिस जगह पर खड़ा होता है वो जगह टूटने लगती है और उस जमीन के अंदर से काफी ज्यादा बड़ा हाथ बाहर निकलते हुए उस जमीन के टुकड़े को ऊपर उठा लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो हाथ होता है किसी और का नहीं, उसी डेमन एम्परर का होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे ब्लैक फिनिक्स की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो मेरे हाथों में है। उस डेमन एम्परर के इतना कहने के साथ ही हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस डेमन एम्परर ने काफी ज्यादा ब्रूटली हमारे ब्लैक फिनिक्स को मार डाला होता है। और डेमन एम्परर को इतने आसानी से हमारे ब्लैक फिनिक्स को मारता हुआ देखकर जो दूसरा वाला डेमन है वो कहता है कि जैसा कि हमने डेमन एम्परर से एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने महायाना स्टेज के डेमन बिस्ट को इतनी आसानी से मार दिया। लेकिन तभी उन दोनों के पीछे से वो डेमन एम्परर जिसका के नाम एडम है वो आते हुए कहता है कि अब तुम मेरे हाथों में हो, तुम्हें मारना मेरे लिए सिर्फ एक चींटी को मसलने जितना आसान होता है। फिर जो एटम है वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारा जो सोल है उसे डिवोर करता हूँ। एटम के इतना कहने के साथ ही वहां पर से सीन चेंज होकर हमें एंडलेस सी के अंदर एक छोटे से आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ह्यूमन कल्टिवेटर्स होते हैं उन्होंने वहां पर अपना बेस बनाया होता है और उस आइलैंड के ऊपर कुछ कल्टिवेटर्स होते हैं जो कि पहरा दे रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से कल्टिवेटर की नजर एंडलेस सी के अंदर पड़ती है जहाँ पर से कोई तो चीज काफी तेजी के साथ उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देखने के बाद वो जो कल्टिवेटर है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, कोई तो अननोन चीज हमारी तरफ आ रही है। इतना कहने के बाद वो जो कल्टिवेटर और दूसरे कल्टिवेटर से जल्दी बाकी के लोगों को इसके बारे में चेतावनी देने के लिए वहां पर जो बेल रखी होती है उस बेल को बजाने के लिए कह देता है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो कल्टिवेटर अपने पूरी ताकत लगाते हुए उस बेल के ऊपर हमला करती है, उस बेल को काफी ज्यादा जोरदार तरीके से बजाता है और जैसे उस बेल की आवाज पूरे आइलैंड में गूंजने लगती है, वैसे ही जो आइलैंड के अंदर जितने भी पावरफुल कल्टिवेटर्स होते हैं वो उस अपने तरफ बढ़ रहे उस दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन्हीं के बीच में हमें हमारे लिटिल मून पतले वाले एल्डर और मोटे वाले एल्डर को दिखाया जाता है, जिसमें से जो मोटा वाला एल्डर है वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हमारी लोकेशन एक्सपोज हो चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद जो पतला वाला एल्डर है वो कहता है कि जो एंडलेस सी है वो बॉन्डलेस और लिमिटलेस है और इस एंडलेस सी के अंदर इतने ज्यादा आइलैंड है जिसके के बारे में हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। तो फिर आखिर यकीनी में हमारा पता कैसे लगा सकता है, बिना किसी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के कोई भी हमारे आइलैंड के इतना ज्यादा करीब नहीं आ सकता। लेकिन तभी उन कल्टिवेटर्स के बीच में हमें हमारे जुआंग के सीनियर ब्रदर त्यांग को दिखाया जाता है। इसका नाम त्यांग है और जो पहले मरा है उसका नाम तोंग है, जिसके वजह से इसके बीच में तुम कंफ्यूज मत होना। जो कि अपनी तरफ बढ़ती हुई चीज को गौर से देखता है तो वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि वो तो जुआंग शीशा ने। जिस चीज को सुनने के बाद जो मोटे वाले एल्डर जो हमारे लिटिल मून काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी हमें हमारे जुआंग को दिखाया जाता है जो कि एक छलांग लगाते उस आइलैंड के ऊपर आ जाता है। आइलैंड के ऊपर आ जाने के साथ ही हमारे जो जुआंग है उनकी नजर हमारे तीनों लोगों के ऊपर पड़ जाती है, जिन्हें देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि लिटिल मून, सीनियर ब्रदर और मोटे वाले एल्डर, आप लोग अभी भी जिंदा हो। हमारे जुआंग की ये बात सुनने के बाद जो त्यांग है वह हमारे जुआंग से कहता है कि आखिर तुम ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमें तो ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो जुआंग है वो त्यांग से कहता है कि जो स्पेस क्रैक है उसने मुझे इस टाइमलाइन में टेलीपोर्ट कर दिया है। लेकिन तभी हमें लिटिल मून को दिखाया जाता है जो कि सीधा आकर हमारे जुआंग से चिपक जाती है और उससे कहती है कि मैं ये जानती थी कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। लिटिल मून को देखने के बाद हमारा जो जुआंग है उसके सर को सहलाती है, उससे कहता है कि 120 साल गुजर चुके हैं लेकिन तुम अभी भी इतना ज्यादा छोटी क्यों हो। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल मून है वह हमारे जुआंग से कहती है कि तुम भी 120 सालों के बाद बिल्कुल भी नहीं बदले हो। फिर जो जुआंग है लिटिल मून से कहता है कि वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चल रही है, मैंने तुम्हें जो एक्सरसाइज दिए थे तुम उसे डेली प्रैक्टिस करती हो ना। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल मून है वह हमारे जुआंग से कहती है कि हाँ, तुमने मुझे जो एक्सरसाइज दी थी उसकी मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ और अभी के लिए मैं क्यूआई रिफाइनिंग के 100वें लेवल पर हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जुआंग पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि क्या क्यूआई रिफाइनिंग के 100वें लेवल पर। लेकिन तभी पीछे से वही पतला वाला एल्डर आता है, मुझे माफ कर
देना, ये हमारे सेट का पतला वाला एल्डर नहीं है, किसी और ही सेट का पतला वाला एल्डर है। और पीछे से आकर हमारे टैंक से कहता है कि आखिर ये कौन है, मुझे इसके अंदर से किसी भी तरह का ऑरा सेंस नहीं हो रहा है। उस एल्डर की बात सुनने के बाद हमारा जो मोटे वाले एल्डर है उससे कहती है कि हमारे सेट का काफी ज्यादा जीनियस डिसाइपल था जो कि 120 सालों पहले अचानक से गायब हो चुका था। लेकिन तभी जो मोटे वाले एल्डर है काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें 3 काफी ज्यादा पावरफुल लोगों का ऑरा उनकी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा होता है। लेकिन जो 3 लोग हमारी तरफ बढ़ रहे उसमें से काफी ज्यादा पावरफुल है, शायद वो डेमन एम्परर लेवल पर होगा। जिस चीज को सुनने के बाद जो लिटिल मून है काफी ज्यादा चौंक जाती और कहती है कि क्या डेमन एम्परर, ये तो ह्यूमन कल्टीवेटर के जो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज है उसके बराबर होता है। फिर जो दूसरा वाला एल्डर वो कहता है कि जरूरी उन्होंने अपने ऑरा को सप्रेस किया होगा जिसके वजह से जब तक क्या हमारे करीब नहीं पहुंचे तब तक हम उन्हें सेंस नहीं कर पाए। और हमारे पास टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का भी समय नहीं बचा है क्योंकि वो कुछ ही समय के अंदर हमारे करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी जो एल्डर है वह हमारे जोंग के ऊपर इल्जाम लगाते है, उसे कहते है कि क्या तुम ही उन लोगों को यहाँ पर अपने साथ लेकर आए हो। और उस एल्डर को हमारे जोंग के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाता हुआ देखकर जो टैंग है वो सामने आते हैं, वो उस एल्डर से कहता है कि इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। और जब वो यहाँ पर पहुंचा था तब मैंने अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से चेक किया था। चेक करने के बावजूद भी मुझे इसके अंदर से बिल्कुल भी दाव फायर सेंस नहीं हुई थी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो जोंग है पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने सीनियर ब्रदर से एक्सपेक्ट किया था। फिर जो वो एल्डर है वो अपने सर को हाथ लगाते हुए कहता है कि जो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज का कल्टीवेटर है वह हमारी तरफ बढ़ रहा है, इसका यह मतलब है कि हम सब लोग मारे जाने वाले हैं। फिर जो जोंग है उन लोगों से कहता है कि अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो मैं एक चीज ट्राई करना चाहता हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद जो एल्डर है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इसी के साथ में हमें सिस्टम के विंडो को दिखाया जाता है जिसके के ऊपर ये साफ साफ लिखा होता है कि अगर हमारे मेन कैरेक्टर को अपने आप को अपग्रेड करना है तो उसके पास ट्रेनिंग पॉइंट्स, फिजिकल एट्रीब्यूट, लेवल 8 के डीमन बिस्ट का डीमन कोर और हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल ओर्स होने चाहिए। और इसमें से हमारे जोंग के पास 2 चीजें तो होती है, फिजिकल एट्रीब्यूट और ट्रेनिंग पॉइंट्स, बस उसके पास हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल और लेवल 8 के डीमन बिस्ट डीमन कोर की जरूरत होती है। फिर जो जोंग है उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम मुझे 8 लेवल के डीमन बिस्ट का डीमन कोर और हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल ओर्स देते हो तो मैं अभी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ जिसके वजह से मैं ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कल्टीवेटर से लड़ भी सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो एल्डर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जोंग के ऊपर चिल्लाती है, उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो, जो स्पिरिचुअल ओर से वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए है। अगर हमने अभी के लिए उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेंगे तो हम में से कुछ तो लोग बचकर यहाँ पर से जा पाएंगे, लेकिन अगर मैंने उन स्पिरिचुअल ओर्स को तुम्हें दे दिया तो यहाँ पर से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। तभी जो तांग है वो आगे बढ़ते हुए हमारे जोंग से कहते हैं कि मेरे पास 8 लेवल वाले डीमन कोर है। और तोंग को हमारे जोंग की बात मानता हुआ देखकर जो एल्डर है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और अपने मन में कहता है कि जो सुचेंगे का जजमेंट होता है वो हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन अभी के लिए वो ऐसा क्यों कर रहा है। इतना सोचने के बाद जो एल्डर है वो आगे आते हुए कहते हैं कि अगर तुम सब लोग इतना कह रहे हो तो फिर ठीक है, इसे स्पिरिचुअल और एब्जॉर्ब करने के लिए जल्दी से जल्दी ये जो माउंटेन है उसके पीछे लेकर जाओ। हम लोग तब तक जुआन शिशैंग को वक्त देने के लिए इन लोगों को यहीं पर ही रोक कर रखते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर इस माउंटेन के पीछे जोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि सबसे पहले फेंग तियांशु फिर ब्लैक फिनिक्स। ऐसा लग रहा है कि जो डीमन रेस है वो उन्हीं के पास से जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रही है, वो जरूरी सोल सर्चिंग जैसी सिमिलर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर वो सोल सर्चिंग जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे इसका यह मतलब है कि वो जरूर ही मारे जा चुके होंगे। जो टाइम गॉड है उन्होंने मेरी कल्टीवेशन देखकर इस एरा में नहीं भेजा है। जो टाइम रिवर है वहां पर कई सारे पावरफुल ड्रिंक्स होने चाहिए जिन्हें के बुलाया जा सकता है, लेकिन दूसरों के बीच में और मेरे बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। इतना कहने के बाद जो जोंग है उसे फेंग ने कही हुई उस बात के बारे में याद आता है। जब हमारा जोंग उसके ओ में गया होता है तब जो फेंग है उसने हमारे जोंग से कहा होता है कि जोंग शिशन तुम एक स्पेशल आदमी हो। जिस चीज को याद करने के बाद हमारा जोंग चौंकते हुए कहता है कि मेरी फिजिकल बॉडी जरूरी ऐसी कोई चीज होगी जिसे कि सिर्फ मेरी फिजिकल बॉडी ही कर सकती है। वो जो मिस्टीरियस टाइम गॉड था वो इस बात से डर रहा होगा अगर मैं इस चीज में फेल हो जाता और कोई मेरी सोल सर्च करता है तो जो उसका प्लान है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। फिर वो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि लेकिन मैं उन लोगों का बदला लेकर ही रहूंगा, मैं जो फ्यूचर है उसे पूरी तरह से बदल दूंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो जोंग सिस्टम से कहता है कि सारे के सारे स्पिरिचुअल ओर को एब्जॉर्ब कर लो।